स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है बेटा बस अब और नहीं। रमेश शर्मा एक 62 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी जो दिल्ली के एक पुराने मिडिल क्लास कॉलोनी में रहते थे। सफ़ेद बाल, सीधा सा प्यार भरा चेहरा और दिल में सिर्फ एक ही सपना, अपने बेटे आकाश की खुशी। पिछले 15 साल में उन्होंने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया था। पेंशन के पैसे, अपनी वाइफ सुषमा का इंश्योरेंस, आज़ाद कॉलोनी वाला पुराना घर गिरवी रखा, सिर्फ इसलिए कि बेटा अपनी बीवी प्रिया के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। उस दिन कॉलोनी में हलचल थी। शर्मा परिवार के घर में बड़ी तैयारी चल रही थी। आकाश और प्रिया की 5th वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी। सारा कॉलोनी डेकोरेशन देख रहा था। इम्पोर्टेड लाइट्स, बिग कैटरिंग कंपनी, लाउड डीजे। हर कोई कहता, वाह, शर्मा जी का बेटा तो बड़ी शानदार ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन सच यह था कि जिस घर के शामियाना लगाए गए थे, जिस ड्राइंग रूम में इम्पोर्टेड सोफ़ा रखा गया था, वह सब रमेश के पैसे से था। शाम को जब रमेश अपने सिंपल कुर्ता पजामे पहने घर आए, उन्हें लगा कि बेटा आज उन्हें गले लगाएगा। लेकिन प्रिया ने सीधा कह दिया, पापा जी, एक बात कहनी है, आप इस पार्टी में शामिल ना हो तो अच्छा होगा। मम्मी पापा के दोस्तों को ऑकवर्ड लगेगा। आप समझिए ना, हाई सोसाइटी क्राउड है। रमेश का दिल उस वक्त झटके से थमा। उसने पूछा, बेटी, यह तो मेरा ही घर है और यह तो मेरा ही बेटा है, मैं क्यों नहीं आऊँगा? प्रिया ने फेक स्माइल के साथ बोला, अब पापा जी, आप समझ रहे हो, आपके थोड़े मिडिल क्लास हैबिट्स जैसे हिंदी गाने लाउड बजा देना या सिंपल कपड़े, लोग हमें जज करते हैं। हमने बहुत मेहनत से यह इमेज बनाई है, आप प्लीज़ समझ लीजिए। रमेश चुप हो गए। समझ गए कि इस घर में उनके लिए जगह सिर्फ पैसों तक सीमित है। उनके दिमाग में एक एक पल याद आया, कैसे उन्होंने अपने रिटायरमेंट के 20 लाख निकाले और फ्लैट बुकिंग करवाई थी। कैसे उन्होंने सुषमा के डेथ के बाद मिला 35 लाख इंश्योरेंस पैसा आकाश की शादी और इंटीरियर पर उड़ा दिए। कैसे उन्होंने अपना पुराना घर गिरवी रखकर 80 लाख का लोन लिया था और ईएमआई भी वही भर रहे थे। हर महीने 45,000, पेंशन का 30,000 उसी घर की ईएमआई में चला जाता था और अब उन्हीं को आउटसाइडर बना दिया गया। पार्टी से एक दिन पहले जब प्रिया के पेरेंट्स आए, तब बात और गहरी चोट दे गई। मिसिज मेहरा ने रमेश से कहा, शर्मा जी, आप थोड़ा कम इन्वॉल्व रहा कीजिए। आपके स्पाइसी खाने और कॉलोनी वाले लोग हमारे सर्कल में फिट नहीं होते। और वैसे भी बेचारी सुषमा सिंपल थी, कम से कम चुप रहती थी, आपकी तरह हर जगह प्रेजेंट नहीं होती थी। यह सुनकर रमेश की रूह तक कांप गई। उसने अंदर ही अंदर सुषमा की फ़ोटो को देखा, जहां वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी, और फिर उसके दिल में बस एक ही आवाज़ आई, अब और नहीं। उस रात रमेश ने पहली बार अपने दिल से भारी बोझ हटाने का फैसला किया। वह बैंक के नेट बैंकिंग में गए और घर का ईएमआई ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया। स्क्रीन पर लिखा आया, पेमेंट कैंसिल सक्सेसफुली, और उस मोमेंट रमेश को लगा जैसे 5 साल का बोझ उतर गया हो। उनके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी। काफ़ी दिनों बाद उन्हें लगा कि वह अपने लिए कुछ कर रहे हैं। अगली सुबह कॉलोनी के कुछ लोग मिलने आए। शर्मा जी, आप पार्टी में नहीं दिख रहे हो। रमेश सिर्फ मुस्कुरा दिए। बेटा, इस बार मैं मेहमान नहीं, सिर्फ देखने वाला हूँ। वो दिन भर अपनी छोटी सी बालकनी में बैठकर चाय की चुस्की लेते रहे, कॉलोनी के बच्चों को क्रिकेट खेलते देखते रहे, और पहली बार उनका दिल हल्का था। लेकिन रमेश को मालूम नहीं था कि यह तो सिर्फ त्याग और धोखे की शुरुआत थी। ईएमआई कैंसिल करने के बाद रमेश शर्मा को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। पहले जो दिन गिल्ट और टेंशन में निकलते थे, अब वही दिन हल्का लगने लगा। लेकिन प्रिया और उसके पेरेंट्स को जल्द ही समझ आ गया कि पैसे का फ्लो रुक गया है। अगली सुबह प्रिया ने फ़ोन किया, मीठी आवाज़ में, पापा जी, एक छोटी सी हेल्प चाहिए। मम्मी पापा एयरपोर्ट आ रहे हैं, आप जाकर उन्हें पिक कर लीजिए। रमेश ने जवाब दिया, कौन सा एयरलाइन? प्रिया खुश हो गई कि मान गए। लेकिन अगला मोमेंट रमेश ने फ़ोन कट कर दिया और अपनी चाय की सिप लेकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। उसके बाद वह फ़ोन उठाते ही नहीं थे। प्रिया बार बार कॉल करती रही, लेकिन रमेश के लिए वह सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइस बन गया था।
स्पोकन की जगह अब था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। मेहरों को 3 घंटे तक वेट करना पड़ा। आकाश भी घर से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया और जब टैक्सी लेकर वह कॉलोनी आए, उनका गुस्सा हद से ज़्यादा था। कॉलोनी के गेट पर लोगों ने देखा कि मिस्टर और मिसिज मेहरा अपना सामान उठाए गुस्से में आ रहे हैं। सबको लग रहा था यह तो शर्मा जी के समधी हैं, इतना गुस्सा क्यों? गॉसिप तुरंत फैल गई। क्या शर्मा जी और उनके बेटे में लड़ाई हो गई है? रात को जब मेहरा फैमिली शर्मा जी के घर पहुंचे, उन्होंने दरवाज़ा जोर से खटखटाया। रमेश ने आराम से खोला। प्रिया चीख कर बोली, पापा जी यह क्या बदतमीजी है? आपने हमें एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, यह इज्जत गिराने वाली बात है। रमेश बिल्कुल शांत थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यह मेरा घर है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो निकल जाओ, ड्रामा बाहर करो। मिसेज मेहरा गुस्से में बोली, शर्मा जी आपको पता है हमारे कनेक्शन, एक फ़ोन कॉल लगेगी और आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रमेश ने बस ठंडी आवाज़ में कहा, लेसन ख़त्म हो गया है, अब जाओ, और दरवाज़ा उनके मुंह के सामने बंद कर दिया। रमेश को लगा अब शांति होगी, लेकिन मेहरों ने सोचा अब बदला लेंगे। 2 दिन बाद दिल्ली के एक बड़े न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा। रिटायर्ड आदमी ने अपने समधी समधन को सर्दियों में सड़क पर छोड़ दिया, ह्यूमन वैल्यूज़ गिर गई है। आर्टिकल में रमेश को एक अनस्टेबल, रूड, इनसेंसिटिव आदमी दिखाया गया था। कॉलोनी में कुछ लोग चुपके चुपके कहने लगे, शर्मा जी को क्या हो गया? पहले तो बड़े अच्छे इंसान थे। रमेश को समझ आ गया अब यह एक टोटल वार बन चुका है। रमेश ने अपना पूरा दिन एक नए काम में लगाना शुरू कर दिया, एविडेंस कलेक्ट करना। उन्होंने बैंक से सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाल लिए, फ्लैट की डाउन पेमेंट, इंटीरियर का बिल, शादी का खर्चा, सब। अपने डायरी के पेजेस निकाले जिसमें हर महीने का EMI एंट्री लिखा था। कॉलोनी के उन दोस्तों से स्क्रीनशॉट लिए जिन्होंने व्हाट्सएप पर प्रिया के इंस्टॉलिंग मैसेज भेजे थे। न्यूज़पेपर आर्टिकल का कटआउट संभाल कर रखा। वह पूरी तरह से रेडी हो रहे थे कि अगर दुनिया को सच दिखाना है तो एक ही दिन सब एक्सपोज करना होगा, और वह दिन आ ही गया। कॉलोनी के सबसे बड़े लॉन में प्रिया और आकाश ने 5th एनिवर्सरी पार्टी रखी थी। इम्पोर्टेड डेकोरेशन, बफे सिस्टम, डीजे, सब कुछ रॉयल लग रहा था। हाई सोसाइटी लोग, कॉलोनी के बड़े फैमिलीज, प्रिया के कॉलेज फ्रेंड, सब एक ही जगह। शाम को जब लाइट्स जली, प्रिया ने डायमंड नेकलेस पहना हुआ था, आकाश ने इम्पोर्टेड ब्लेजर। दोनों गेस्ट के सामने एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे, लेकिन उस परफेक्शन की असली फाउंडेशन रमेश के खून पसीने से बनी थी। पार्टी अपने पीक पर थी जब एकदम से लॉन के गेट से रमेश शर्मा अंदर आए। सिंपल सफ़ेद कुर्ता पजामा, कंधे पर एक पुराना ब्रीफ केस। उनकी चलने की अदा में कोई गुस्सा नहीं, बस एक ठंडी सी डिटर्मिनेशन थी। सब लोग उन्हें देखकर थोड़ा सरप्राइज हुए। प्रिया की शक्ल उतर गई। आकाश ने आगे बढ़कर बोला, पापा आपको आना था तो पहले बताते। रमेश ने उसे रोका, नहीं बेटा, आज मुझे कुछ कहना है और यह बात सबके सामने होगी। वो स्टेज के पास गए, माइक उठाया और शांत आवाज़ में बोले, मैं रमेश शर्मा, इस घर का असली मालिक। शायद आप सब लोग सोच रहे हैं कि आकाश प्रिया अपने दम पर इतना बड़ा लाइफस्टाइल जीते हैं, पर सच यह है कि पिछले 5 साल में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई, अपनी वाइफ का इंश्योरेंस, अपनी पेंशन, सब इनके घर पर खर्च किया है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा। फिर उन्होंने अपने ब्रीफ केस से एक एक पैकेट निकाला। हर टेबल पर बैंक स्टेटमेंट, रिसीट्स और वह न्यूज़पेपर आर्टिकल की कॉपी रख दी। यह देखिए, फ्लैट की डाउन पेमेंट मैंने की, हर महीने का EMI मैंने भरा, यह लग्जरी इंटीरियर मेरे पैसे से बने और बदले में मुझे लो क्लास, ऑकवर्ड और अनवेलकम कहा गया। हॉल में एकदम साइलेंट छा गया। सब गेस्ट एक दूसरे को देखने लगे। रमेश ने और बोला, मेरी पत्नी सुषमा को भी इंसल्ट किया गया, कहा गया कि वह सिर्फ चुप रहने लायक थी। आज मैं कहना चाहता हूँ, असली चुप रहने वाले तो यह लोग हैं जिन्हें इज्जत और ग्रेटिट्यूड का मतलब ही नहीं पता। जैसे ही लोगों ने पेपर्स पढ़े, सब प्रिया और आकाश से सवाल करने लगे, यह सब सच है? तुमने अपने ही फादर के पैसे से इतनी बड़ी शो ऑफ लाइफ बनाई और फिर उन्हीं को पार्टी में आने से मना किया। प्रिया के पेरेंट्स भी कॉर्नर में खड़े थे, उनका फेस लाल हो रहा था। कॉलोनी के लोग जो पहले इम्प्रेस होते थे, अब उल्टा ताना देने लगे।
और जब रमेश स्टेज से उतरकर निकल रहे थे तब उन्हें पहली बार एक अजीब सी म्यूजिक सुनाई दी। उनके दुश्मनों के सपने टूटने की आवाज़। एनिवर्सरी पार्टी की रात के बाद शर्मा परिवार की दुनिया उल्ट गई थी। जो मेहमान तालियां बजा रहे थे वही अब पीछे कॉलोनी में गॉसिप कर रहे थे। प्रिया की हंसी गुलाबी इमेज अब एक ग्रीडी औरत बन गई थी और आकाश की पहचान एक बाप के पैसे पर जीने वाले बेटे की तरह होने लगी। पार्टी के कुछ दिन बाद बैंक से नोटिस आया। घर की ईएमआई क्लियर ना होने की वजह से फ्लैट पर सीजर की प्रोसेस शुरू हो गई। प्रिया गुस्से में चिल्लाई, आकाश, तुम्हारे पापा ने जानबूझकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन्होंने पैसे देना बंद करके हमें बर्बाद कर दिया। आकाश चुप था क्योंकि उसके अंदर गिल्ट भी था और डर भी। ईएमआई के बिना उनका लेविश फ्लैट चल ही नहीं सकता था। मेहरों ने भी पीछे हटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अब हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, हमें अपना नाम खराब नहीं करना। कॉलोनी में लोग अब प्रिया को देखकर कहने लगे, दिखावे के पीछे असली चेहरा क्या होता है शर्मा जी ने दिखाया। हर रात प्रिया आकाश पर इल्ज़ाम डालती, तुम एक सक्सेसफुल हस्बैंड नहीं बन पाए, तुमने अपने पापा को कंट्रोल नहीं किया। आज देख लो, सब गया। घर का सामान बेचना पड़ा, डायमंड नेकलेस गिरवी रखना पड़ा और धीरे धीरे उनकी सो कॉल्ड हाई सोसाइटी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई। उधर रमेश अपने छोटे से क्वार्टर में शांति से रह रहे थे। रोज़ सुबह चाय बनाते, कॉलोनी के बच्चों को क्रिकेट खेलते देखते और अपनी डायरी में लिखते। अब उन्हें किसी से कुछ छुपाना नहीं था। उनका दिल पहली बार हल्का था। उनके दिन अब ज़्यादातर उनकी बहन सविता के फ़ोन कॉल से गुजरने लगे। सविता लखनऊ में अपने परिवार के साथ रहती थी और हर बार कहती, भैया यहाँ आ जाओ, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप हमारे पापा जैसा रोल निभाओगे। और सच कहें तो रमेश के दिल को यह बात सुकून देती थी। कुछ महीने बीत गए। आकाश की दुनिया पूरी तरह से हिल गई थी। प्रिया अपने माँ बाप के घर शिफ्ट हो गई थी टेम्परेरी, और आकाश एक छोटी सी रेंटेड जगह में अकेला रहता था। एक रात वह बहुत रोया और उसके दिल को समझ आया। उसने अपने पापा को सिर्फ पैसों का सोर्स समझा पर इंसान नहीं। वो एक शाम कॉलोनी में रमेश के क्वार्टर के सामने खड़ा था, आंखों में आंसू, हाथ में एक पुराना बैग। दरवाज़ा खोला रमेश ने। सामने उनका बेटा था, थका हुआ, थोड़ा बर्बाद सा, लेकिन असली गिल्ट के साथ। आकाश ने धीरे से कहा, पापा, मैंने आपको खो दिया। रमेश ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत आवाज़ में कहा, नहीं बेटा, तुमने मुझे नहीं खोया, तुमने मुझे दे दिया। तुमने अपने फैसलों से मुझे दूसरों के हवाले कर दिया। तुम्हें लगा मैं सिर्फ एक वॉकिंग एटीएम हूँ, पर मैं भी इंसान हूँ जिसके इमोशंस हैं। आकाश ने हाथ जोड़कर कहा, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आया कि आपने कितना दिया। अब मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। रमेश ने उसका कंधा पकड़कर कहा, माफ़ी तो मैं कब का दे चुका हूँ, पर एक बात समझ लो, अब मैं तुम्हारी ईएमआई नहीं भरूँगा, तुम्हारे घर का खर्चा नहीं उठाऊँगा। अगर तुम मुझे अपना पापा बनाना चाहते हो तो मुझे इज्जत और प्यार के साथ ट्रीट करना होगा। रिश्ता पैसे से नहीं, इज्जत से चलना चाहिए। आकाश चुप था, लेकिन उसके दिल में एक नई कोशिश शुरू हो गई। कुछ ही हफ्तों बाद रमेश लखनऊ शिफ्ट हो गए, अपनी बहन सविता के घर। सविता की बेटी, उसका दामाद और छोटे छोटे बच्चे रमेश को पापा जी कहने लगे। उनके लिए एक सेपरेट रूम बना दिया गया और हर रात सब मिलकर खाना खाते। रमेश को पहली बार लगा, यह है असली परिवार, खून का रिश्ता नहीं, प्यार और इज्जत का रिश्ता। वह उनके साथ बाजार जाते, पोतों को साइकिल चलाना सिखाते और रात को टेरेस पर बैठकर अपनी बहन से पुराने दिन याद करते। एक शाम रमेश बालकनी में बैठकर विस्की की छोटी सी सिप ले रहे थे। कॉलोनी के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए डायरी में लिखा, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाठ यह है, परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता, परिवार वही है जो तुम्हें बिना शर्तों के अपनाए, इज्जत दे और हमेशा वेलकम करे। मैंने अपनी असली आज़ादी पा ली है। उनके चेहरे पर एक शांति थी जो कभी पहले नहीं थी और उनके दिल से एक ही आवाज़ निकल रही थी, मेरी असली ज़िंदगी अब शुरू हुई है। तो दोस्तों, यह थी रमेश शर्मा जी की कहानी। उन्होंने अपने बेटे और बहू पर अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगभग 1.5 करोड़ रुपए लुटा दिए, पर जब उन्हें ही लो क्लास और ऑकवर्ड कहकर एक्सक्लूड किया गया, उन्होंने अपनी ईएमआई रोककर अपनी आज़ादी का पहला कदम उठाया और अब उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई। रमेश जी ने सबके सामने सच का खुलासा कर दिया,
हमें बताएं आपको क्या लगा, क्या रमेश जी का फैसला सही था। कमेंट में अपने विचार ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, असली रिश्ते पैसों से नहीं, इज्जत और प्यार से बनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।